नमस्कार। आज हम चीन के एक बहुत ही हालिया दावे पर बात करेंगे। नमस्कार। चीन का कहना है कि उसने 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ था उसमें मध्यस्थता की थी। हाँ, और ये दावा किया है चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने। तो आज हम इसी के पीछे की जो कहानी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो विश्लेषण है वो वांग यी के भाषण पर ही आधारित है और हम ये देखेंगे कि ये सिर्फ एक बयान क्यों नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी रणनीति है। बिल्कुल। ये दावा 30 दिसंबर 2025 को वांग यी के एक बहुत अहम सालाना भाषण में आया था। और हमें ये याद रखना होगा, मतलब वांग यी सिर्फ विदेश मंत्री नहीं है। हाँ, वो सीपीसी सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य भी हैं। सही कहा। और इसका मतलब है कि वो चीन की जो सबसे ताकतवर लीडरशिप टीम है उसके सदस्य हैं। अच्छा, तो मतलब ये कोई ऑफ द कफ यूं ही कह दिया गया बयान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वो कुछ कहते हैं तो वो चीन की सरकार की सोची समझी और आधिकारिक सोच मानी जाती है। ये भाषण बहुत ध्यान से तैयार किया जाता है। और मुझे जो सबसे हैरान करने वाली बात लगी इस विश्लेषण में वो ये है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के इस तनाव को म्यांमार, ईरान और फिलिस्तीन, इजराइल जैसे मतलब गंभीर वैश्विक संकटों के साथ गिनाया। हाँ, और यही तो इस रणनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल। इसे दूसरे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकटों के साथ रखकर चीन एक तरह से दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि भारत पाकिस्तान का मुद्दा भी उतना ही गंभीर था और उसे सुलझाने में चीन की एक बड़ी भूमिका थी। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। हाँ, एक नैरेटिव जिसे चीन अपने विदेश मंत्रालय के वेबसाइट पर भी काफी प्रमुखता से दिखा रहा है। ठीक है, तो चीन ये कहानी दुनिया को सुनाना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि इसका असली मकसद क्या है? देखिए, इसके कई लक्ष्य हैं। पहला और सबसे साफ मकसद तो है भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौलना। एक ही तराजू में तौलना? इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये मई 2025 में हुए उस संघर्ष से जुड़ा है जिसके बारे में भारत का रुख तो बिल्कुल साफ था? बिल्कुल। भारत का हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि ये एक द्विपक्षीय मामला था और किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। कोई भूमिका नहीं। लेकिन जब चीन कहता है कि उसने मध्यस्थता की, तो वो दोनों देशों को ऐसे पेश करता है जैसे दोनों को ही भारी मदद की जरूरत थी। अच्छा। और ये सीधे सीधे भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है उसको कमजोर करता है और पाकिस्तान के नैरेटिव को बल देता है ना? हाँ, पाकिस्तान तो हमेशा से इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, तो ये उसके नैरेटिव को मजबूती देता है। समझ गई। तो ये पाकिस्तान के लिए तो फायदेमंद है, पर इसमें चीन का अपना क्या फायदा है? देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान की मदद करने से कहीं ज्यादा है। यहाँ बड़ी तस्वीर चीन की अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं की है। इस बयान के जरिए चीन खुद को दक्षिण एशिया में आप कह सकते हैं एक अनिवार्य स्थिरता के स्तंभ के रूप में पेश कर रहा है। अच्छा, कि हमारे बिना यहाँ स्थिरता नहीं हो सकती। हाँ, कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए चीन जरूरी है। और ये सीधे तौर पर भारत की जो क्षेत्रीय नेतृत्व की आकांक्षाएं हैं उनको एक चुनौती है। और शायद यही वजह है कि वो ग्लोबल साउथ के देशों को भी एक संदेश दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ग्लोबल साउथ मतलब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो विकासशील देश हैं, चीन इन देशों को ये दिखाना चाहता है कि बीजिंग सिर्फ एक आर्थिक शक्ति नहीं है, बल्कि एक प्रभावी मध्यस्थ और शांति स्थापित करने वाला देश भी है। तो ये अमेरिका के प्रभाव को कम करने की एक बड़ी वैश्विक रणनीति का हिस्सा हुआ असल में। हाँ, तो अगर चीन ये नैरेटिव बना रहा है तो भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या इस बयान को नजरअंदाज कर देना चाहिए? इस विश्लेषण में साफ तौर पर कहा गया है कि भारत के लिए इसे नजरअंदाज करना एक विकल्प नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर भारत इस पर चुप रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक मौन सहमति के तौर पर देखा जा सकता है और इससे भारत की स्थिति कमजोर होगी। बिल्कुल। ये भारत की उस स्थिति को कमजोर करेगा जहां वो अपनी समस्याओं को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के खुद सुलझाने में सक्षम है। ये उसकी स्वायत्तता पर एक सवालिया निशान लगा सकता है। मतलब ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ये शब्दों और कहानियों से खेला जाने वाला एक कूटनीतिक दांव है। सही कहा। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? जैसे जैसे दुनिया का शक्ति संतुलन बदल रहा है, हम देख रहे हैं कि देश सिर्फ सैन्य या आर्थिक ताकत का ही नहीं, बल्कि भाषा और नैरेटिव का इस्तेमाल भी कर रहे हैं क्षेत्रीय समीकरणों को अपने पक्ष में करने के लिए। तो ऐसे में ये सोचना जरूरी हो जाता है कि जब किसी देश की कहानी को कोई दूसरा देश नियंत्रित करने लगे, तो उस देश की संप्रभुता के लिए इसके क्या मायने होते हैं।